नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अगर आपने लोन लिया है और कितनी EMI बाउंस होने पर बैंक NBFC कंपनी आपके ऊपर सिविल आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर सकती हैं, केस कर सकती हैं। आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन और भ्रम भी आज हम दूर कर देंगे। जैसे ही आपकी EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो आपको लगता है मेरे ऊपर FIR हो जाएगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मेरे ऊपर आर्बिट्रेशन की नोटिस आ जाएंगे। इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए, बैंक NBFC कंपनी, कोई भी बैंक हो, NBFC कंपनी हो, कितनी नोटिस के बाद आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेगा, इसके बारे में आपको जानना होगा कि हमारे ऊपर कब कार्रवाई होगी। देखिए, अगर आपने लोन लिया है, चाहे कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, तो मैं अनसिक्योर्ड के बारे में आपको बात करता हूं। ऐसा लोन जिसके बदले आपने कोई भी कीमती सामान मॉर्गेज नहीं दी है, अनसिक्योर्ड लोन की EMI आप नहीं भर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आपकी EMI डिफॉल्ट हो रही है, आप EMI भरने में सक्षम है, आपके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, जॉब छूट जाना, मेडिकल का इशू हो जाना, या फिर घर की कोई स्थिति, कोई किसी की तबीयत खराब हो, कोई भी इशू अगर आपने उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं तो ये रिकवरी वाले सीधे आपको फ़ोन करके कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर केस हो रहा है, लीगल कार्रवाई हो रहा है, तुमको जेल जाना पड़ेगा, FIR हो जाएगी, वकील साहब फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस बन के फ़ोन कर रहे हैं। तो उनमें से आपको जानना है कि कब कौन सी लीगल कार्रवाई होती है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन है, अगर आपको लगता है कि मैं EMI नहीं दे पाऊंगा या फिर इस महीने दे रहा हूं, अगले महीने नहीं दे पाऊंगा, तो उस स्थिति में आप बैंक को सूचना दीजिए कि ये हमारी प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं EMI नहीं दे पा रहा हूं। तो बैंक को एक प्रायर नोटिस दीजिए, अपने बारे में उसमें बताइए कि इस चीज़ का अगर आप नहीं बना पा रहे हैं प्रायर नोटिस, तो आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस दे सकते हैं। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, एक की EMI नहीं दे पा रहे, एक लोन आपका डिफॉल्ट हो रहा है तो आप दूसरा लोन ले लेंगे, कोई ऑनलाइन लोन लेके इसको देंगे, फिर एक लोन ले लेंगे, फिर क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्रेडिट कार्ड लेकर के आप लोग मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। यानी स्थिति आपकी ऐसी हो जा रही है कि आपकी लोन की EMI आपकी सैलरी से ज़्यादा है, आय से ज़्यादा आपकी EMI हो रही है। तो इन मल्टीपल लोन के जो ट्रैप में आप फंसते जा रहे हैं, इस ट्रैप से भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको निकलना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन, ऐसे करते करते आप लोगों के पास 8 से 10 लोन हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड के लोन, ऑनलाइन लोन, इन सब ट्रैपों में आप जो फंस रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं, किसी एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन मत लीजिए, एक लोन को बचाने के लिए दूसरा लोन मत लीजिए, नहीं तो ये आपकी मुसीबतों को बढ़ा देगा। कुछ दिन के लिए तो आपके पास समय रहेगा, आप आराम से रह लेंगे, लेकिन जब ये दोनों डिफॉल्ट होने लगेंगे तो आपकी परेशानियां दुगनी हो जाएंगी। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप लोन की EMI डिफॉल्ट करते हैं, जब आप पहला EMI डिफॉल्ट करेंगे तो आपके पास फोन आने लगेंगे, रिमाइंडर हो जाएंगे, बैंक फोन करने लगेगा, रिकवरी वाला फोन करने लगेगा। जैसे ही आपका दूसरा EMI डिफॉल्ट होगा, यानी आपकी EMI 30 से 60 दिन तक अगर आपने EMI को बाउंस करा दिया तो आपके यहाँ होम विजिट शुरू हो जाएंगे, रिकवरी वाला प्रेशर लगाना शुरू कर देगा और आपके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर करेगा क्योंकि जब वो प्रेशर करेगा आप परेशान होंगे तो आप सोचेंगे कहीं ना कहीं से इसके पैसे दे करके इस मुसीबत से दूर हुआ जाए। और यही आप लोग गलती करते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि इससे अच्छा तो किसी ऐप से लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड पे लोन लेकर के आप उस पेमेंट को कर दे रहे हैं। जैसे ही तीसरी EMI आपकी बाउंस होगी और 92 डेज हो जाएंगे तो बैंक NBFC कंपनी आपके अकाउंट को NPA घोषित कर देगा। यानी अब बैंक को आपके पैसे से कोई फायदा नहीं है। जो उन्होंने लोन दिया है, जो बैंक के लिए एसेट्स थी, जो बैंक का एसेट था आपका लोन, उससे बैंक NBFC कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उस बैंक ने आपके अकाउंट को NPA कर दिया। अब NPA करने के बाद अब लीगल कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर पैसे हो तो इनके पैसे दे दीजिए, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। लोन की EMI का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं होता है। आप देश और समाज की निगाह में क्रिमिनल और क्राइम नहीं है, लेकिन ये रिकवरी वाले फ़ोन करके ऐसे बात करेंगे कि तुमको जेल हो जाएगी, FIR हो जाएगी, केस हो जाएगा, एडवोकेट साहब आए हैं, पुलिस तुम्हारे घर आ रही है, इतना टॉर्चर करेंगे क्योंकि ये तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो कमीशन है।
जितना जल्दी तुमसे लेंगे उतना जल्दी इनको कमीशन मिलेगा। ये तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो इनसे डरने का नहीं। इनसे कैसे बात करनी है, ये घर पे आए तो क्या करना है, इनके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, आप उसको देख लीजिए। अगर घर पे आते हैं तो होम भी रिलेटेड, DRA का लाइसेंस, आई कार्ड, ये 3 चीज़ आपको इनसे पूछनी ही पूछनी है। अगर है तो बात करिए, नहीं तो इनसे कहिए अगली बार आइए तो ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, और ज़्यादा बदतमीजी करें रिगार्डिंग करिए, बैंक को भेजिए, अब उसकी कंप्लेन कराइए। जैसे ही आपका 3 महीना हो जाएगा, 92 डेज हो जाएंगे, आपका अकाउंट NPA चला जाएगा, तो बैंक NBFC अब लीगल कार्रवाई करने के लिए आपको छोड़ेगी नहीं। अब आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस आएंगी। यानी अब आपको अगर कोई नोटिस आता है तो उस नोटिस का जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो रिकॉल नोटिस आए, आप उसका किसी भी लीगल एक्सपर्ट या फिर एडवोकेट के माध्यम से उसका जवाब दीजिए। डिमांड नोटिस आए तो भी उसकी बातों को सुनिए और उसके जवाब दीजिए। अगर ईमेल से आता है तो मेल कर दीजिए, स्पीड पोस्ट आता है स्पीड पोस्ट कर दीजिए, या तो दोनों कर दीजिए। तो इसलिए किसी भी लीगल एक्सपर्ट से आप अपना नोटिस का जवाब बनवा करके भेज सकते हैं, एडवोकेट के माध्यम से जवाब बना के भेज सकते हैं। ये तो हो गया जब आपके पास रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस आएंगी। देखिए, लोन EMI का डिफॉल्ट होना ये सिविल सूट का केस होता है, इसमें आपकी सिविल खराब होगी। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो इसमें सिविल का खराब होगी, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी, उसमें भी आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे। तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन है जो आपको मोबाइल पे ही कंसोल कर लेते हैं कि आपने परमिशन दे दिया आर्बिट्रेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। लेकिन गलती आप लोग कहाँ करते हैं, गलती आप लोग कहाँ करते हैं, जब आप लोग कोई अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं, पर्सनल लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हैं, तो उसमें करते क्या है, आपने ECS लगाया है, ऑटो डेबिट लगाया है, तो आप ECS को स्टॉप करा दे रहे हैं। ECS मतलब आपने बैंक NBFC कंपनी को अथॉरिटी दी है कि इस डेट पे आप हमारे अकाउंट से इतना रुपये डेबिट कर लीजिए, आप काट लीजिए। ECS में आप लोग बैंक NBFC कंपनी को अथॉरिटी दिए, अगर उसको आप स्टॉप कराते हैं किसी भी तरह से, अगर आपने उसको स्टॉप करा दिया और उसकी सूचना बैंक को नहीं दी, तो बैंक आप में चीटिंग के केस कर सकते हैं। 318, 316 का केस हो सकता है, फ्रॉड का केस हो सकता है। अगर आपने ECS को हटा दिया, आपने कोई चीटिंग कर दी, गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपने लोन में लेते समय गलत डॉक्यूमेंट लगाए, तो इस स्थितियां में लीगल कार्रवाई होती है। तो ये तो हो गया अगर चेक बाउंस हो गया, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट का चलेगा। अगर इसमें कोर्ट केस हो गया है तो आप वहाँ जा करके अपनी चीज़ों को बताइए, इस कारण से मैं नहीं पेमेंट कर पाया, मुझे समय चाहिए, जो भी चाहिए, बाहर जाके सेटलमेंट कराइए। जब आप सेटलमेंट करा लेंगे तो आपके सारे कोर्ट केस, ये जो केस होते हैं, सब क्लोज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी, तो आर्बिट्रेशन एक समझौते की अदालत होती है जिसमें दोनों पक्ष मिल के आपस में बात करके केस को सेटलमेंट करते हैं, केस को क्लोज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई नोटिस आ रही है तो उसे आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इग्नोर करना मतलब आप आप किसी कोर्ट के आदेश को या फिर कोई कोर्ट से नोटिस है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, तो यह गलत है। यानी रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन और आपके जो पेमेंट एंड सेटलमेंट किस केस के नोटिस आते हैं, इनको आपको इग्नोर नहीं करने हैं, उनका आप जवाब दीजिए। और सेटलमेंट की प्रक्रिया पे आप लोग आपसी समझौते से जो आपका सेटलमेंट होगा आपका NOC या नो ड्यूज लेके क्लोजर लेकर के अपने केस को क्लोज करिए। और एक चीज़ हम आपको बता दें, सेटलमेंट के बाद आप लोगों को लगता है कि हमारी सिविल का क्या होगा, आपकी सिविल खराब हो चुकी रहेगी सेटलमेंट में। अगर आपको अपनी सिविल को बचाना है तो ब्याज सहित जितने भी इनके पैसे हैं आप उनको लौटाएंगे, उनमें जमा करेंगे, तभी आपकी सिविल सही होगी। नहीं तो सेटलमेंट के बाद आपकी सिविल खराब हो जाएगी, आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, मजबूरियां हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तभी आप लोन को डिफॉल्ट होने दीजिए। अगर आपके पास पैसे हैं और आप नहीं दे रहे हैं तो यह भी गलत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके लोन के पैसे दे करके अपनी सिविल को इम्प्रूव करिए, सुधार लीजिए, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और लोन की EMI का डिफॉल्ट होना है क्राइम की श्रेणी में नहीं आता, मैं बार बार कर रहा हूँ। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।